वेश्या के जीवन पर एक बेहतरीन कहानी। फीस की आखिरी किस्त कहानी। बाहर शाम अपनी पूरी रागनी पर उतर चुकी थी। नीचे आने जाने वाली गाड़ियों के हॉर्न, लोगों की तेज आवाज में उछलते फुदकते जुमले, बाहर बालकनी से आती मोल भाव की आवाजें शाम की पुरजोर जवानों की किस्म बयां कर रही थी। नीचे रमुआ पान वाले ने पूरी आवाज पर नथनिया ने हाय राम बड़ा दुख दीना गाना लगाया हुआ था। प्रेमा ने अपने को संभालते हुए पलंग से पांव नीचे रखा। चक्कर खाती दीवारों को देखकर उसने अपनी आंखें हथेलियों से भींच ली। कमजोरी से सारा बदन कांप रहा था। तख्त के पाए के पास रखी बोतल को उठाकर उसने जैसे तैसे 2 घूंट पानी हल्के से नीचे उतारा। मंजू टेबल पर शायद कुछ खाने को रख गई थी। हाथ बढ़ाकर उसने उठाकर देखा, अखबार में लिपटे 2 मक्खन लगे ब्रेड के टुकड़े थी। 2 और खाकर उसने वापस अखबार के टुकड़े में लपेटकर उन्हें सिरहाने रख दिया। अखबार में शहर में होने वाली सफाई अभियान की खबर चमक रही थी, जिस पर सड़कों पर झाड़ू लगाती किसी बहुत बड़े घर की बहू की तस्वीर के चेहरे पर मक्खन का निशान उतर आया था। हफ्ते से कमरा कितना गंदा पड़ा हुआ था। हफ्ता तो हो गया, इस मुँह बुखार को भी अब की उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अपने पाँव को संभालते हुए उसने चप्पल में पाँव डाला। बदन का पोर पोर दुख रहा था। इतना तो मरा कभी धंधे में भी न दुखा। एक टेम था 5-5 मर्द निपटा देती थी एक दिन में। मजाल है चेहरे पर कोई शिकन भी आ जाए। और मर्द भी ऐसे वैसे नहीं, साले सारे के सारे बुराए सांड। जब भी कभी किसी कमीने को अपनी बीबी से जीने भरता आ जाता उसकी देह को रोंदनी। इन मर्दों की सारी मर्दानगी रंडियों के बदन पर चढ़कर ही साबित होती है। बाथरूम में नलकी के नीचे बैठते हुए उसने सोचा, अब तो शरीर भी ढलने लगा है। अपने बुढ़ापे का कोई इंतजाम नहीं कर पाई। अब तक उसने अपनी हथेलियों में पानी लेकर आंखों पर छींटे मारी। बस ये एक जिम्मेदारी पूरी हो जाए, फिर वो अपनी ढलती उम्र को देखेगी। किसी तरह से बस अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दे। पानी की ठंडी धार बहुत सुकून दे रही थी। तौलिए में बालों को लपेटते हुए उसने अपने आप को आईने में देखा। बालों में चांदनी छलकने लगी थी। कल परसों में मिर्जा के पार्लर जाकर इसका भी इंतजाम करना होगा। किसी तरह से कुणाल की फीस का आखिरी किस्त चली जाए, कुछ तसल्ली होगी। लंबी सांस खींचते हुए उसने सोचा, इस हफ्ते रोज एक ग्राहक भी लग जाए तो जुगाड़ हो जाए। साड़ी को लपेटते हुए उसने सोचा, जिंदगी बीत गई इस शरीर को झोंकते झोंकते, पर अब नहीं होता, अब थक चुकी हूँ। बस कुणाल की नौकरी लग जाए तो चैन की सांस ले थोड़ी सी। कुणाल को कैसे बताएगी अपनी और उसकी सच्चाई। कई बार सोच सोच कर दिल खाने लगता है। देखा जाएगा, बच्चा अच्छा निकल गया, काम धंधे पर लग जाए, इससे ज्यादा उसे क्या चाहिए। कम से कम बच्चे का जीवन तो सुधर जाएगा। चेहरे को मेकअप से पोतते हुए अपने आप को शीशे में देखते हुए मोम मुस्कुरा दी। लोग भी नए पैकिंग देखकर कुछ भी खरीद लेते हैं। होठों को भींचते हुए उसने लिपस्टिक ठीक करी। ब्लाउज में हाथ डालकर दोनों छातियों को कुछ ऊपर खींचा। चल बसंती, बिकने को तैयार हो जा। अपने जिस्म का नाम उसने बसंती रखा हुआ था। जिस्म जिसमें दिल होता ही नहीं। दिल को जाने कब से उसने जिस्म से अलग करके निकाल कर रखा था। जब जब ये जिस्म अकेला होता, दिल उसमें घुल मिल जाता और इशिता कुछ पल जी लेती। इसी तरह से इशिता का जीवन कट रहा था। कमरे का दरवाजा खोलकर उसने कदम बाहर रखा। बरामदे में लाल और हरी
लाइटों में खड़े बदलों की नुमाइश इतने दिनों बाद उसे अजीब सा सुकून दे रही थी, जैसे हफ्ते की छुट्टियों के बाद कोई मजदूर दिहाड़ी पर वापस आया हो। रेलिंग पर थोड़ा झुककर खड़े होते हुए उसने अपना पल्लू सरक जाने दिया और धीरे धीरे लोगों को देखने लगी। अगले चौराहे पे मंदिर में शाम की आरती शुरू हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए दुआ मांगी, इस माँ की भी लाज रख लेना। सामने से दो ग्राहक निकले थे। उस पर उछटती हुई निगाह डालते हुए मेहंदी लगे बालों से साफ पता लग रहा था 50-55 की उम्र की होगी। गोश्त लेकिन बेटी की उम्र का खोज रहे थे। हलक में बलगम का कोई कतरा अटक गया था। छज्जे से नीचे थूकते हुए उसने मुड़कर देखा। दोनों हरामजादे चमकी के कमरे के दरवाजे के अंदर जा रहे थे। अरे शांता, देखिए दोनों हरामी चमकी के कमरे में एक साथ जा रहे हैं। 18 साल की बच्ची इन दो दो कुत्तों को एक साथ कैसे झेल पाएगी? उसने 2 कमरे दूर खड़ी शांता को आवाज लगाते हुए कहा। अरे ओ रंडवे, हफ्ते के पलंग पर क्या पड़ी? तूने अपनी हरामीपन फिर चालू कर दिया। आना तो कल सुबह अपनी दलाली लेने। तेरी गर्मी तो मैं निकालती हूँ। रमुआ पान वाले की दुकान पर खड़े भीखू दलाल से चिल्लाते हुए उसने कहा। क्या करेगी ये बच्चियाँ उसके बिना? अचानक आए चक्कर से खुद को संभालते संभालते वो नीचे बैठ गई। कमजोरी से आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था, जैसे कुछ भी नजर न आ रहा हो। चेहरे पर हवा महसूस करके उसने धीरे से आंखें खोली। बगल में स्टूल पर बैठी शांता किसी पुरानी मैगजीन से उसे हवा कर रही थी। छुटकी, मुनिया, कमला, संतोष, सारी की सारी लड़कियां उसके चारों तरफ खड़ी उसे देख रही थी कि आखिर आज इशिता को क्या हुआ। अरे करमजलियो, धंधे के समय तुमने यहाँ मजमा लगाया हुआ है। जिंदा हूँ अभी, मरी नहीं हूँ। उसने उठने की कोशिश करी और वह उठने लगी धीरे धीरे से। लेटी रहो जीजी, मरे हमारे दुश्मन, शांता ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा। आखिर तुम्हें क्यों मरना है? लंबू के लोंडे को सीढ़ियों पर बिठा दिया है। कोई भी ग्राहक सीढ़ी चढ़ेगा तो वो बता देगा, संतों ने अपनी आंख पोंछते हुए कहा। कितना बुरा जीवन था उनका। अरे नास पिटी, धंधे के टेम छज्जा नंगा पड़ा हुआ है। चलो चलो अपने धंधे पर लगो, त्योहार का टेम है। इन कमीनों की जेबें भरी हुई हैं और लंगोट भारी। उसने इशारे से संतों को पास बुलाकर उसके चेहरे को थपथपाते हुए कहा। यही मौका है हमारे पास लूटने के लिए। चलो चलो, सब की सब निकलो यहाँ से। उसका गला सूख सा रहा था, मानो जैसे उसका दिल टूटने वाला हो। कोई नहीं, तुम लोग निकलो धंधे पे। मेरा आज का एक निबट चुका है। मैं जीजी के पास रुकती हूँ। शांता ने सहारा देकर पानी का गिलास उसके मुंह से लगाते हुए कहा। और देखना, चमकी निबट जाए तो इधर भेज देना। इस बच्ची को समझाना बहुत जरूरी है। ऐसे करेगी तो टेम से पहले ही रुन जाएगी। शांता धीरे धीरे उसका माथा सहला रही थी। बचपन में गांव में जब जब अम्मा का सिर दुखता था तो वो भी अपनी हथेलियों से उसका मत्था वैसे ही घंटों सहलाती रहती थी। अब तो अम्मा की भी सूरत भी बिसरने लगी है। जाने कैसी होंगी वो, किस हाल में होंगी। अरे मुनिया, जरा लंबू के लोंडे को बोलना 2 चाय और बच्चे वाला बिस्किट का एक पैकेट पकड़ा देगा। ढाबे पे रहमत चाचा को कहला दे, जीजी के लिए पतली खिचड़ी बना देंगे। शांता ने टूल से उठते हुए कहा। कितनी खराब जीवन में अपना जीवन बिता रही थी। अरे मुझे बिल्कुल भूख नहीं है।
उसने कहा। वो शांता की बाह पकड़कर बुदबुदाई और उसने खाने से मना कर दिया। तब वह बोली, तुम तो चुप ही रहो जीजी, भूख क्यों मर गई है तुम्हारी, देख लिया है हमने। उसके तकिए के नीचे से कुणाल की फीस का नोटिस निकालते हुए शांता कुर्राई। ये तुझे कहाँ से मिला? इशिता ने नोटिस शांता के हाथ से लेने की कोशिश करते हुए कहा। आखिर कहाँ से मिल गया तुझे ये नोटिस? वहीं जहाँ तुमने छिपाया था। अब समझ आ रहा है कि हमें इतने दिनों से इतनी परेशानी क्यों रह रही थी। नहीं री, ऐसा कुछ नहीं है, इशिता ने समझाते हुए कहा। लेकिन उन सबको तो पता चल चुका था। अब हमसे तो न खेल करो। 15 साल से जानते हैं तुम्हें। तुम्ही ने हमारे आंसू पोंछकर हमें सिखाया था ना। अब यही हमारी दहलीज, यही हमारा आंगन। हम सब ही एक दूसरे की बहू बेटियां, हम ही एक दूसरे की सगी सहेली। जीजी हमारे आंसू तो पोंछती रही और अपने आंसू न दिखने दिए। ऐसे भी कोई करता है क्या? शांता की आंखों से सालों बाद आंसू का रोका हुआ दरिया बह निकला था और आज वो रो रही थी। न शांता, न रहने दो जीजी, कर दी न आज तुमने वो शरीफों की अपने पराये वाली बात। जीजी तुमने ही कहा था न कि हमारे पास जिस्म होते हैं, दिल नहीं। दिल तो शरीफों की बकौती है, जो दिल नहीं तो अपना पराया नहीं। फिर जीजी क्यों? शांता इशिता को गोद में सिर रख के जोर जोर से सुबकने लगी और बार बार रोती ही जा रही थी। दरवाजे पर रहमत चाचा चाय का कप लिए खड़े थे। बिटिया, अस्सलाम वालेकुम। रहमत चाचा, दोनों औरतों ने अपने अपने पल्ले से सिर ढकते हुए कहा। तब वालेकुम अस्सलाम। बिटिया, याद है 14 साल पहले जब तुझे तेरे ही पति तुझे यहाँ बेच गया था, तेरे आंसू पोंछते हुए मैंने और बीजी ने तुझे समझाया था, घबरा मत, इस गली में सिर्फ जिस्म बेचे जाते हैं, रिश्ते नहीं। चलो अब दोनों चाय पी लो, अभी खिचड़ी भेजता हूँ तुम्हारे लिए, तैयार होने वाली है। रहमत चाचा, कल से 20 दिनों तक हर लड़की अपनी एक एक दिन की कमाई आपके पास जमा करेगी। 20 दिन में फीस पूरी इकट्ठी हो जाए तो कुणाल को भेज देना। शांता ने नोटिस का कागज रहमत चाचा को पकड़ाते हुए कहा। शांता, तुम सबका ये एहसान मैं कैसे उतारूंगी? न जीजी, न, तुमने ही तो सिखाया है। हम रंडियों के पास वसीयत छोड़ने का कुछ नहीं होता। बहुत हुआ, अब तुम अपने ठाकुर जी संभालो, हम धंधा संभालती हैं। शांता ने इशिता की परेशानी पर अपने होठ रख दिए।